अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद चौधरी है और मैं कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़। करंटली मैं NHS इंग्लैंड में एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर काम कर रहा हूँ और फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान विज़िट करता हूँ और एवरकेयर हॉस्पिटल और मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की हमारी वीडियो नी की एक पर्टिकुलर इंजरी के बारे में है जो सबसे कॉमन लिगामेंटस इंजरी है नी की। इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ये क्यों होती है, कैसे होती है, अगर इंजरी हो जाए उसका ट्रीटमेंट क्या है, फ़ौरन क्या ट्रीटमेंट है, बाद में क्या ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट किससे, कैसे और कौन सा वाला करवाना चाहिए, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जिस लिगामेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, ACL इंजरी, जो कि काफ़ी कॉमन है नी में। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी जो ACL लिगामेंट है, आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ भी किया है कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारी बड़ी हड्डी फीमर और टिबिया जो टांग की हड्डी है, इन दोनों हड्डियों के दरमियान लिगामेंट होता है जिसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। इस लिगामेंट का मकसद क्या है? ये लिगामेंट बेसिकली आपके नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपकी नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ जाने से बचाता है। इसके अलावा रोटेशनल स्टेबिलिटी भी आपके नी को एक हद तक ये लिगामेंट फराहम करता है। इस लिगामेंट की इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे प्लेयर्स में, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए और डिफरेंट किस्म की गेम्स में। हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की इंजरीज़ स्पोर्ट्स पर्सन्स के अलावा और लोगों में भी हो जाती हैं, जैसे कि बाइक चलाते हुए किसी किस्म के एक्सीडेंट की वजह से, झटका आ जाने की वजह से नी को, और ये इंजरी उन केसेस में भी हो जाती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी बाज़ औक़ात सिर्फ अकेली इंजरी नहीं होती और कुछ और लिगामेंट्स के साथ ये इंजरीज़ भी हो जाती है, जिसको बाज़ औक़ात हम मल्टी लिगामेंटस इंजरी भी कहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ जो इंजरी होती है वो आपके मेनिस्कस की इंजरी होती है। फ़ौरन आपका लैटरल मेनिस्कस की इंजरी होती है। आपकी इस हड्डी को अगर मैं ऊपर से देखूं तो इस तरह नज़र आती है और ये दो C शेप लिगामेंट्स होते हैं जिसकी इंजरी हो जाती है और इसकी वजह से घुटना अक्सर लॉक भी हो जाता है या क्लिक्स स्टार्ट हो जाते हैं और पेनफुल क्लिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात MCL जो आपकी अंदर वाली साइड पे लिगामेंट है, LCL जो आपके बाहर वाली साइड पे लिगामेंट है घुटने के, और PCL जो ACL से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हो उसकी भी इंजरी हो जाती है। ये अगर आप अपना घुटना सामने से देख रहे हैं तो आपको इस तरह लिगामेंट्स नज़र आएंगे। अगर आप अपना घुटना साइड से देख रहे हैं तो आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ऐसे जाता हुआ नज़र आएगा। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जब इंजरी होती है तो मोस्ट कॉमनली ये प्रेजेंट करती है, किसी पेशेंट को अगर इंजरी हो गई है तो फ़ौरन वो उठकर चलने के काबिल नहीं होगा और उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी चलने में और शायद उसको किसी की सपोर्ट लेनी पड़े। फ़ौरन आपके घुटने में स्वेलिंग डेवलप हो सकती है और पेनफुल भी हो सकता है और घुटना पूरी तरह सीधा या इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई है, फौरी तौर पे उसका इलाज यही है कि उस पर कोल्ड कंप्रेशन आइसिंग की जाए, उसको एक नी ब्रेस, नी स्प्लिंट उसके अंदर रैप किया जाए और प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग विद क्रचेस की जाए। ये तो नी ACL लिगामेंट की फौरी ट्रीटमेंट है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी जब होती है तो उसके बाद ये डायग्नोज कैसे होती है? बहुत सारी सूरतों में आप हॉस्पिटल जाते हैं और फिर आपका एक्सरे होता है, लेकिन एक्सरेज इस इंजरी में नॉर्मल नज़र आएंगे या बाज़ औक़ात कुछ पर्टिकुलर साइंस होते हैं जो एक स्पोर्ट्स सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। अदरवाइज़ आपका नी का एक्सरे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर सिर्फ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है, ACL इंजरी है, तो वो नॉर्मल नज़र आएगा। स्वेलिंग के सेटल होने के बाद जो कुछ दिन ले सकती है, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स सर्जन आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हुए ACL की इंजरी में बहुत सारे स्पेसिफिक साइंस हैं जिसको एलिसिट किया जा सकता है एग्जामिनेशन पे और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या
नी में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो चुकी है या नहीं। इस इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन वाला टेस्ट वो एमआरआई है। सो एमआरआई हमें काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दे देता है, ना सिर्फ एसीएल बल्कि और भी लिगामेंट्स के बारे में। अब ये तो हो गई इन्वेस्टिगेशंस। पेशेंट को एसीएल इंजरी के बाद क्या मसाइल होंगे? जब उसका एक्यूट पीरियड फ़ौरन वाले कुछ दिन गुजर जाएंगे जिसमें उसको स्वेलिंग, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होगी और नी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग में मसला आएगा, उसके बाद उसको क्या होगा? घुटने में लचक ज़्यादा हो जाती है और जब भी आप ऊपर नीचे वाली सरफेस पे चलते हैं तो आपका घुटना झटका मारता है, जिसको हम गिविंग वे और फ्लेक्सिबल आपको ज़्यादा फील होता है। ऑल्दो अगर सिर्फ एसीएल की इंजरी हो तो वो बाज़ औक़ात पेनफुल नहीं होती, लेकिन अगर उसके साथ एसोसिएटेड मेनिस्कल इंजरीज़ हों तो वो पेनफुल भी होती हैं। कुछ केसेस में अगर मेनिस्कल इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो तो आपका घुटना लॉक भी हो सकता है। बहरहाल पेशेंट को कंप्लेन ये होगी कि उसका घुटना फ्लेक्सिबल है। अपने अल्फाज में वो आपको कह सकता है कि घुटना निकल जाता है या घुटने में ठहराव नहीं है जब भी वो ऊपर नीचे वाली सरफेस पे चलता है। तो इन केसेस में आपको आपको सोचना चाहिए कि शायद आपको एसीएल इंजरी है और आपको अब ज़रूरत है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स सर्जन से रब्ता किया जाए। अगला सवाल आता है कि मुझे एसीएल इंजरी हो चुकी है, क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत है? या हम ऐसे सोच लेते हैं क्या हर मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत होती है? एसीएल इंजरी होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते और एसीएल की कंप्लीट इंजरी है तो फिर शायद मुस्तकबिल में आप अपने मेनिस्कस को मज़ीद डैमेज करें, और जब मेनिस्कस डैमेज होने शुरू होते हैं तो आपको पेन, लॉकिंग और पेनफुल क्लिक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज को भी डैमेज हो सकता है क्योंकि आपके नी की पूरी बायोमैकेनिक्स चेंज हो चुकी है। नी जो एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंड जॉइंट है उसकी बायोमैकेनिक्स अब चेंज हो चुकी हैं। आप में घुटने को आगे की तरफ ना जाने से सपोर्ट करने वाला लिगामेंट अब नहीं रहा, तो आप में ये काफ़ी इम्कान है कि आपके डिफरेंट लिगामेंट्स इसमें इंजर होना शुरू हो जाएं या कार्टिलेज को डैमेज होना शुरू हो जाए। कंप्लीट इंजरी में सर्जरी ही वाहिद हल है और सर्जरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन लोगों को है? जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स में वापस जाना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और उनका चलने फिरने का काम काफ़ी है। सो उन लोगों को मोस्टली एसीएल इंजरी के बाद एसीएल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ उनके नी में मज़ीद डैमेजेस होंगे और वो अपने रोज़मर्रा के काम या अपने प्रोफेशन जो उनका स्पोर्ट्स प्रोफेशन है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब अगला सवाल है कि एसीएल इंजरी के लिए कहाँ से सर्जरी करवाई जाए? एक्चुअली आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो एक ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन करके स्पोर्ट्स सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद इन चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। सो आपको अपनी एसीएल की सर्जरी एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन से ही करवानी चाहिए और ऐसे सेंटर में करवानी चाहिए जहाँ पे सर्जरीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। अब अगला सवाल आ जाता है कि इसकी सर्जरी क्या होगी और इसकी सर्जरी कब करवानी चाहिए। एसीएल इंजरी एक ऐसी इंजरी है जिसमें आपको फ़ौरन विद इन आवर्स और विद इन डेज़ सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्जरी से पहले मुकम्मल तौर पर सर्जरी के प्रोसीजर, सर्जरी के बाद होने वाली फिजियो एंड रिहेबिलिटेशन को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद अपना माइंड बना के फिर सर्जरी की तरफ जाना है। लेकिन क्योंकि ये आपका लिगामेंट ऑल टुगेदर ख़त्म हो चुका है, हमें इस लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना है। अगर हम रिपेयर की बात करें कि क्या लिगामेंट्स को रिपेयर किया जा सकता है, रिपेयर की टेक्निक ओवरऑल दुनिया में अभी टोटली एक्सेप्टेड नहीं है और सिर्फ 2.5 to 5% पीपल ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनका एक सेट पैटर्न होता है एसीएल इंजरी का जिसको सिर्फ रिपेयर किया जा सकता है। सारी एसीएल इंजरीज़ को रिपेयर नहीं किया जा सकता।
उसके रिजल्ट्स अभी क्वेश्चनेबल हैं और उसके लिए एक क्राइटेरिया है जिसमें सिर्फ 2.5 से 5% लोग पूरे आते हैं। सो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपके अपने ही पट्टे लेकर इस लिगामेंट को बनाया जाएगा। नॉर्मली डिफरेंट लिगामेंट्स लिए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज लिगामेंट हैमस्ट्रिंग टेंडन है जो आपके इधर आके लिगामेंट्स लगते हैं। कुछ लोग पटेलर टेंडन लेते हैं, कुछ लोग अब पेरोनियल टेंडन्स भी लेते हैं। सो मैं इसमें हैमस्ट्रिंग टेंडन से रिकंस्ट्रक्शन करता हूँ और इधर से टेंडन लेके और फिर हम उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ACL की रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो टेक्निक, लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है उसको आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं और अब ये स्टैंडर्ड टेक्निक है। शुरू में ओपन ACL रिकंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती थी। अगर आप नी को फ्रंट से देखें तो उसमें एक बड़ा सा कट दिया जाता था, यहाँ से लिगामेंट उतारा जाता था और फिर रिकंस्ट्रक्शन की जाती थी। लेकिन अब ये आपका नी है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के स्मॉल कट्स दिए जाते हैं और यहाँ से एक 2.52 सेंटीमीटर का कट दे के टेंडन लेके और जॉइंट में सिर्फ ये छोटे छोटे कट्स के साथ अंदर जाके पूरा प्रोसीजर कर लिया जाता है। सो हैमस्ट्रिंग टेंडन से जो रिकंस्ट्रक्शन होती है आर्थ्रोस्कोपिकली, उसके रिजल्ट्स ओपन रिकंस्ट्रक्शन से बेटर हैं और अब यही स्टैंडर्ड टेक्निक है क्योंकि इसमें हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके ACL को अटैच करते हैं जहाँ पे वो नॉर्मली अटैच होता है। ओपन टेक्निक में हाई चांसेस हैं कि हम वहाँ पे अटैच नहीं कर पाते और जो ग्राफ्ट है वो काफ़ी वर्टिकल रह जाता है, सीधा रह जाता है। तो जब ग्राफ्ट वर्टिकल रह जाता है तो उसमें रोटेशनल स्टेबिलिटी नहीं आती। रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? नॉर्मली मैं रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एंडो बटन यूज़ करता हूँ जो हमारी फीमर वाली साइड पे है और दूसरी साइड पे आप एब्जॉर्बेबल स्क्रू या एंडो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। सो टोटल ये प्रोसीजर आर्थ्रोस्कोपिकली होता है और फिर इसके बाद मरीज़ का रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाती है। पहले कुछ दिन, पहला हफ्ता 5 से 7 दिन आपको शायद सपोर्ट के साथ चलना पड़े, लेकिन आप डे 1 से ही फुल वेट बेरिंग होते हैं। उसके बाद एक फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन का एक फेज़ स्टार्ट होता है जिसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं और फेज़ 1, 2, 3, 4 के बाद आप नॉर्मली अपनी स्पोर्ट्स पे वापस जाते हैं। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो 6 to 9 मंथ्स के बाद अपनी स्पोर्ट्स पे वापस चले जाते हैं। चलना पूरे वज़न के साथ आप फ़ौरन शुरू करते हैं, बग़ैर सपोर्ट के आप 1 से 1.5-2 हफ्ते के बाद बग़ैर सपोर्ट के चलते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें वापसी आपकी 6 से 9 महीने में होती है। सो ये है ACL की इंजरी, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ACL इंजरी हो जाए फ़ौरन तो आपने क्या करना है, ACL इंजरी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, ACL इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है और ACL इंजरी की रिकंस्ट्रक्शन के बाद, आर्थ्रोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन के बाद फिजियोथेरेपी का क्या रोल और क्या फेजेस हैं। अगर इसके बारे में आपके कोई सवालात हों तो यू कैन कमेंट इन द सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर इंजरी की सर्जरीज ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि स्टडीज़ ने भी दुनिया में ये शो किया है कि जिन सेंटर्स पर ये सर्जरीज ज़्यादा मिकदार में हो रही हैं उनके रिज़ल्ट्स उन जगहों से बेहतर हैं जहाँ पे ये कम तादाद में हो रही हैं।